ओके, अब आपके पास है ये टेबल है। ठीक है, एक आपको सिग्निफिकेंस टेबल आपको गिवन है। ठीक है, उसमें आपके पास है सिग्निफिकेंस लेवल। सिग्निफिकेंस लेवल में आपके पास इसको सिग्निफिकेंस लेवल को आप रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। ठीक है, अल्फा अल्फा में आपके पास 10% भी आ सकता है। ठीक है, आपके पास 5% भी आ सकता है और आपके पास 1% भी आ सकता है। ये आपके पास सिग्निफिकेंस लेवल है क्या? सिग्निफिकेंस लेवल आपका ये एक आप क्राइटेरिया बना लेते हैं। ठीक है, कि इतने परसेंट हमारे पास एरर का एक चांस है, एरर आने का चांस हमारे पास हम खुद से एक रख लेते हैं कि मतलब अगर 10% और बाकी रिमेनिंग जो है वो 90% हम कंफर्म है कि हमारा रिजल्ट सही आएगा। लेकिन 10% है, इसका मतलब है कि आपके पास चांस है कि आपके पास एरर इतना आ सकता है। अब अगर 10% है, इसका मतलब है कि आप जो है 90% जो है वो क्या है, कॉन्फिडेंट हैं। ठीक है, कि आपके जो है वो रिजल्ट्स जो है वो ट्रू होंगे। और बाकी के जो ये जो 10% है ये आपका कहाँ पे लाई करेगा, एरर में लाई करेगा। अगर 5% है, इसका मतलब है कि आपके पास 95% आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपका रिजल्ट जो है या डाटा चाहिए या रिजल्ट आपके ट्रू हैं। और इसमें आपके पास 1% है, मीन 99% फिर आप इसमें कॉन्फिडेंस होंगे और 1% जो है आपका चांस होगा कि आपका रिजल्ट जो है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, या आपके जो भी आपने डिसीजन बनाया है वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक लेवल आप खुद से बीच में रख सकते हैं, क्योंकि जाहिर बात है कि आपका उसके अंदर एरर लाजमी आएगा, तो इसलिए वो खुद से पहले से वो आपको दे देते हैं कि आपने अगर नहीं गिवन तो आप खुद से उसमें अपना चांस ऑफ एरर जो है खुद ही आप उसमें अपनी मर्जी से वो रख सकते हैं कि इतने परसेंट हमारा एरर बीच में आ सकता है। ठीक है, तो ये आपका सिग्निफिकेंस लेवल एक हम खुद से पहले से कर लेते हैं डिसाइड। नेक्स्ट आपके पास है टू टेल्ड टेस्ट एंड वन टेल। ठीक है, टू टेल में आपके पास आएगा इक्वल टू वाला। ठीक है, इक्वल टू जब इक्वल टू होगा, ठीक है, तो तब आपके जो है ना टू टेल मतलब इक्वल टू का मतलब है कि आपकी बोथ साइड से आपकी वैल्यू लाई कर रही है। पॉजिटिव साइड पे भी लाई कर रही है, आपकी नेगेटिव साइड पे भी वैल्यू लाई कर रही है। जब आप हाइपोथेसिस बनाएंगे कि आपने हाइपोथेसिस से चेक करना है कि आपका वो टू टेल में लाई कर रहा है या वन टेल में। अगर आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू हो जाएगा तो वह आपका किस में आ जाएगा, वन टेल में आ जाएगा। ठीक है, या तो सिर्फ ग्रेटर तो ग्रेटर वैल्यूज होंगी या लेस वाली वैल्यूज होंगी। जब इक्वल टू आएगा तो वो आपका टू टेल में लाई करेगा। ये अब आप उन्होंने आपको ये टेबल दिया हुआ है जी का। ठीक है, स्टैंडर्ड नॉर्मल, ये जी का स्टैंडर्ड नॉर्मल का आपको उन्होंने टेबल गिवन किया हुआ है। ठीक है, इसमें आपको उन्होंने एग्जैक्ट वैल्यूज बताई हैं, प्लस माइनस 1.645। ठीक है, और आपने इसको आखिर में क्रिटिकल रीजन के अंदर आपने इसको कैसे लिखना है, यहाँ पे अगर आपका 10% है और ये है टू टेल्ड है तो आपने इसको कैसे लिखना है, 1.645 इज इक्वल टू जी अल्फा बाई 2 या जी मॉड आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखने जी अल्फा बाय 2 है। जब ये आपका वन साइड पे जाएगा तो ये सिर्फ जी अल्फा आ जाएगा। ठीक है, टू साइडेड है ना, तो इसलिए हम अपने वो चांस ऑफ एरर जो है हमारा सिग्निफिकेंस लेवल उसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि आपका टू साइड जब वन साइड होगा तो सिर्फ आपके पास जेड अल्फा आएगा आपके पास। ठीक है, ये आपका 10% है। जब 5% पे होगा तो 5% पे आपके पास प्लस माइनस 1.96 ये आएगा जी अल्फा बाय 2।
नेक्स्ट आपके पास 1% है, 1% में आपके पास है प्लस माइनस 2.58 इज इक्वल टू जी अल्फा बाई 2। सेम इसी तरह आपको उन्होंने इसके अंदर भी वैल्यूज गिवन की हैं, प्लस माइनस 1.28 एंड प्लस माइनस 1.64 और प्लस माइनस 2.33। आपने सिर्फ जो है इस टेबल के अंदर से आपने सबसे पहले देखना है कि वो आप क्रिटिकल रीजन की तरह आप देखेंगे कि आपके पास क्या आ रहा है, कौन सा आ रहा है, टू साइडेड है या वन साइडेड है, और आपके पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा कौन सा है। तो जब आपको ये दोनों चीजें पता होंगी तो आप डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू लेंगे और अपने सोल्यूशन के अंदर उसको डाल देंगे कैलकुलेशन वाले। ये तो आप लोगों को मैंने पहले बताया हुआ कि एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन क्या है। अब इसमें यहाँ पे ये है कि अगर आपको ये इन्होंने 1.96 1.96 ये आपको वैल्यूज गिवन है, टू टेल्ड है, ठीक है, ये आपके पास टू टेल्ड है या वन टेल्ड है जो भी है। अब आपके पास अगर टू टेल्ड है तो उन्होंने आपको कहा हुआ है कि आपने यहाँ से टू टेल्ड है तो मतलब ये आपको रेंज दी है एक पॉजिटिव 1.96 से लेके नेगेटिव 1.96 तक। अगर आपका कैलकुलेशन की वैल्यू, कैलकुलेशन में आपकी वैल्यू टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कह लें आप उसको, क्या टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में तो आप सिर्फ फॉर्मूला लिखते हैं ना, फिर नेक्स्ट स्टेप में आप कैलकुलेशंस करते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन में आपके पास जी की वैल्यू अगर आ गया है 1.4, ठीक है, 1.4 अगर आपके पास जो आपने कैलकुलेशन खुद की है ना, ठीक है, फार्मूला यूज करके, अगर आपके पास जी आया 1.4, अब आपने देखना है कि वो कहाँ पे लाई कर रहा है, वो यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा 1.4, तो इसका मतलब है कि ये इस रेंज के अंदर आपने वैल्यू फाइंड करनी थी ना, तो वो आपकी इसके अंदर ही लाई की है, तो ये अब आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सारा आपका शेडेड एरिया आपका क्या होगा, एक्सेप्टेंस रीजन होगा, एक्सेप्टेंस रीजन, ठीक है। और ये बाहर वाला एरिया डॉटेड से हम इसको शो कर देते हैं, ये बाकी का जो रिमेनिंग एरिया है, ये डॉटेड एरिया जो है, ये आपका क्या हो जाएगा, फिर रिजेक्शन रीजन हो जाएगा, रिजेक्शन रीजन। ये वाला भी रिजेक्शन आपका आ गया, ठीक है, ये वाला भी रिजेक्शन। और जहाँ पे आप उन्होंने आपको जो रेंज दी हुई थी, रेंज के अंदर अंदर ही आपकी वैल्यू लाई किया है, तो रेंज के अंदर अंदर जो भी एरिया होगा वो हमारा एक्सेप्टेंस रीजन होगा, तो हमारी वैल्यू इसके अंदर लाई किया है, ठीक है। इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि हमारा ये जो क्या है एक्सेप्ट हो गया, और बाकी ये वाला एक्सेप्ट, बाकी ये जो डॉटेड एरिया है ये हमारा क्या है, रिजेक्शन रीजन। और आप इसका सेकंड नेम भी है, आप इसको क्रिटिकल रीजन भी कह सकते हैं, क्रिटिकल रीजन, ये इसका नाम है। सेकंड आप इसको कह सकते हैं कि क्रिटिकल रीजन है, क्रिटिकल रीजन में लाइक आ रहा है या रिजेक्शन रीजन में लाइक आ रहा है। अब इसकी एक एग्जांपल करते हैं, नहीं एक चीज और रह गई है, एक चीज रह गई है वो आपको बता दूं, फिर इसकी एग्जांपल करते हैं। ये जो अभी मैंने आपको बताया था H1 of mu is not equal to mu naught and H1 of mu is greater than mu naught, H1 of mu is less than mu naught। ये फर्स्ट वाला आपके पास नहीं, यहाँ पे H1 है तो नॉट इक्वल टू आएगा। फर्स्ट वाले में आपके पास देखिए ये सारे अब H1 लिखे हैं, इसलिए इसमें यहाँ पे इक्वल टू का कहीं साइन में इन्वॉल्व नहीं है। इसको आपने चेक करके आपने जो है अपने जो है वो लिखनी है, क्रिटिकल रीजन के अंदर वैल्यू लिखनी है। अगर आपके पास ये टू साइडेड है तो अब आप इसमें क्रिटिकल रीजन में आप क्या लिखेंगे, आपने एच नॉट को नहीं देखना, जब क्रिटिकल रीजन आप वाला स्टेप करेंगे तो आपने एच नॉट नहीं देखना, आपने H1 की वैल्यू देखनी है, ठीक है। एच नॉट है नॉट इक्वल टू, ये तो हमें पता चल गया इक्वल और नॉट इक्वल का साइन होगा यहाँ पे, तो वो है वो टू साइडेड वाला होगा, और जब ग्रेटर और लेस होगा तो वो वन साइडेड वाला।
अब हमें पता चल गया ये वाले दो तो वन साइडेड वाला, ऊपर वाला जो है वो टू साइडेड वाला है। इसमें आप जी वाले को कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे z मॉड भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, z मॉड लिख रहे हैं। फिर और इसमें या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, z मॉड अगर नहीं लिखना, z मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू z अल्फा बाय 2। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर मॉड में नहीं लिखना तो आप फिर एक दफा पॉजिटिव एक दफा नेगेटिव में लिखेंगे इसको। z इज लेस देन माइनस z अल्फा बाय 2 एंड z इज ग्रेटर देन z अल्फा बाय 2। ये फर्स्ट वाला ही अभी मैंने लिखा है, मुझे अगर मॉड में लिखना है तो ऐसे लिखें, ठीक है। मॉड में नहीं लिखना तो आप पहले क्या करना है, z को पहले नेगेटिव के साथ लिखा, नेगेटिव होगा तो मींस वो लेस वाली साइड पे जा रहा है ना, इस साइड पे नेगेटिव साइड पे है तो वो लेस साइड, तो इसलिए हमने यहाँ पे लेस का साइन लगाया। और अगर पॉजिटिव साइड पे है तो हमने ग्रेटर का साइन लगाया, और यहाँ पे इसके साथ अल्फा बाई 2 भी है, जिसके साथ भी अल्फा बाई 2, क्योंकि टू साइडेड है आपके पास, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे आप उसको वैसे लिख लें। जब आपके पास ग्रेटर देन आ गया है, ठीक है, तो अब आप इसमें सिंपल क्या लिखेंगे, z इज ग्रेटर देन, ठीक है, h1 देखना है आपने, h नॉट नहीं देखना। इसका h नॉट आपके पास क्या आएगा, h नॉट ऑफ म्यू इज लेस देन इक्वल टू म्यू नॉट। ये ग्रेटर है तो h नॉट अगर ये होगा तो ये होगा ना इसका, तो हमने h नॉट को नहीं देखना, हमने h1 को देख के अपना क्रिटिकल रीजन बनाना। z इज ग्रेटर देन, z ग्रेटर देन की साइड पे है ना तो पॉजिटिव होगा, और साथ क्या होगा, अल्फा, अल्फा बाई 2 नहीं करे क्योंकि ये आपका वन साइडेड है, टू साइडेड नहीं। और अब ये लेस है तो यहाँ पे क्या होगा, z इज लेस देन माइनस z अल्फा, ठीक है। अब इसकी एक एग्जांपल करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। अब आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपको कह रहे हैं टेस्ट द हाइपोथेसिस, टेस्ट द हाइपोथेसिस that the mean of normal distribution from population from known variance (70) is 31, ठीक है। अब पूरी स्टेटमेंट है, मैंने इसको शॉर्ट करके लिखा है। वो कह रहे हैं कि टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द मीन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम पॉपुलेशन विद नॉन वेरिएंस 70 इज 30। इसका मतलब है कि आपकी जो भी आपकी, वो कह रहे हैं कि आपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है, ठीक है, और आपको साथ वो कह रहे हैं कि आपका वो फॉलो कर रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, और आपने कहाँ से वो लिया है, वो आपकी पॉपुलेशन है, ठीक है। इसमें मैंने आपको बता दिया कि अगर पॉपुलेशन है, सैंपल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर उन्होंने ऑलरेडी आपको बता दिया। और साथ वो कह रहे हैं मीन फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम नॉन वेरिएंस 70 इज 31। अब इसमें से मीन कौन सा है, वेरिएंस कौन सा है, वो कह रहे हैं फ्रॉम नॉन वेरिएंस ऑफ 70, वेरिएंस है ये, ठीक है, 70 आपका पास वेरिएंस है। इसका मतलब है कि मीन आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास 31 आ जाएगा मीन। ये क्वेश्चन में कुछ डाटा गिवन है। अब आगे वो कह रहे हैं इफ अ सैंपल ऑफ साइज 13
सैंपल नेक्स्ट वो आपको कह रहे हैं कि आपको गिवन है सैंपल, और सैंपल साइज आपके पास क्या है, इक्वल टू 13 एंड x बार इज इक्वल टू 34, और साथ ही आपको उन्होंने हाइपोथेसिस भी गिवन किया। लेट द alternative hypothesis is h1 of mu is greater than 31 and level of significance is equal to 0.10। ये सारी डिटेल उन्होंने क्वेश्चन के अंदर गिवन की है। आपको मीन भी बताया हुआ है, वेरिएंस भी बताया हुआ है, साथ उन्होंने आपको गिवन किया कि वो आपका जो भी डाटा है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, सैंपल साइज 13 है और सैंपल मीन ये वाला जो था ये आपका पॉपुलेशन मीन था। सैंपल मीन, पॉपुलेशन मीन आप म्यू से डिनोट करते हैं, और आप सैंपल मीन जो है ये आपका सैंपल वन मीन है, तो ये आपका एक्स बार से डिनोट हो रहा है। ठीक है, ये पॉपुलेशन मीन म्यू और सैंपल मीन एक्स बार। तो ये आपने ध्यान रखना है कि कौन सा वाला आप मीन कहाँ पे यूज कर रहे हैं, पॉपुलेशन वाला ये ना ऑपोजिट कर रहे हैं। ठीक है, और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी उन्होंने आपको बताया था, और आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी गिवन है। अब मैं इसको रेस कर देती हूँ ताकि यहाँ पे सॉल्व करें, मैं साइड पे लिखती हूँ क्या क्या कैसे होता है। आपको वेरिएंस दिया हुआ है, तो वेरिएंस को आप सिग्मा स्क्वायर से डिनोट कर रहे हैं। वेरिएंस 70 है, म्यू आपके पास था 31, एक्स बार है आपके पास 34, एक्स बार इज 34 एंड एन इज इक्वल टू, एन क्या था, साइज 13, एन इज इक्वल टू 13। ठीक है, ये चीजें आपको गिवन थी। अब हम, इन्होंने कहा हाइपोथेसिस टेस्टिंग करें, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करें इसका मतलब है आपने 6 स्टेप्स फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप है आपके पास हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का, अब हाइपोथेसिस आप बनाएंगे। हाइपोथेसिस में सबसे पहले आपके पास होता है H0, देन आपके पास है H1। H1 भी उन्होंने आपको यहाँ पे गिवन किया था, म्यू इज ग्रेटर देन 31। ये उन्होंने H0 आपको दिया हुआ है, वही हम यहाँ पे यूज करेंगे, म्यू इज ग्रेटर देन 31। ठीक है, ये आ गया। अब आपने क्या करना है, आपको पता है कि जो H0 में होता है उसका ऑपोजिट H1 में होता है, तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। अब यहाँ पे ग्रेटर है तो इसका ऑपोजिट, ग्रेटर का ऑपोजिट क्या है, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, वैसे तो लेस है ना, ग्रेटर का ऑपोजिट लेस है, लेकिन जब हम H0 में लिखते हैं तो H0 पे इक्वल टू का साइन आता है, इसलिए हम यहाँ पे साथ क्या डालेंगे, इक्वल टू। तो लेस देन इक्वल टू, और बाकी चीजें आपके पास वही रहेंगी, म्यू लेस देन इक्वल टू 31 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 31। ठीक है, ये आ गया। हाइपोथेसिस आपके पास बन गया। अब आपके पास सेकंड स्टेप है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के अंदर आपने अल्फा लिखना है। ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आप किससे डिनोट करते हैं, अल्फा। अल्फा उन्होंने आपको यहाँ पे गिवन किया हुआ था, वो था 0.10। ठीक है, वही वाला हम यहाँ पे लिखेंगे 0.10। ये कितने परसेंट है, 10% है। ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। थर्ड स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में आपने, अब देखिए उन्होंने कहा था आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको कौन सा आपका टेस्ट यूज होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जी भी होता है, टी भी होता है, यहाँ पे हम जी यूज करेंगे। ठीक है, जी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा बाय अंडर रूट एन। ये आ गया। इसके साथ फोर्थ स्टेप है आपके पास कैलकुलेशन का।
कैलकुलेशन अब इसी में हम ये नेक्स्ट स्टेप में हम फिर कैलकुलेशन करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, अब वैल्यूज यहाँ पे डालेंगे। एक्स बार इज 34, म्यू इज 31, सिग्मा, अब यहाँ पे देखें ये सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू है, सिग्मा की वैल्यू नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे √70 करेंगे। ठीक है, जब सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 70 है ना, सिग्मा है, तो जब सिग्मा चाहिए तो हम अंडर रूट लेंगे, तो सिग्मा इज इक्वल टू √70 आएगा आपके पास। ये लिख लें, देन आपके पास डिवाइडेड बाय √n, n आपके पास था 13, √13। ठीक है, ये आ गया। इसको आप सारे को सॉल्व करेंगे जब, तो आपके पास आएगा 1.29। 4 स्टेप्स हो गए आपके। ठीक है, फर्स्ट हाइपोथेसिस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, टेस्टेड कैलकुलेशन। इसके बाद आपके पास फिफ्थ स्टेप है क्रिटिकल रीजन। CR लिख लें इसको, C.R या C रीजन या क्रिटिकल रीजन, जो लिखना है लिखना आप। उसके अंदर अब हमने लिखना होता है कि हमने H1 को देखना होता है। ठीक है, आपको बताया मैंने कि H1 को देखना है। अब ग्रेटर का साइन है, तो यहाँ पे आपका क्रिटिकल रीजन में फिर क्या आएगा, Z, ग्रेटर का साइन है तो ग्रेटर ही डलेगा, अब ग्रेटर है तो इसलिए पॉजिटिव ही रहेगा, अगर लेस होता तो हम नेगेटिव करते। ग्रेटर देन, अब आपके पास क्या वैल्यू है, वो टेबल जो था ना, टेबल के अंदर से आप इसकी हम वैल्यू देखेंगे। ये तो वैल्यू हमने, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। ठीक है, और जो क्रिटिकल रीजन में आएगी वो आपकी क्या वैल्यू होगी, टेबुलेटेड वैल्यू। टेबुलेटेड वैल्यू, क्योंकि हम ये टेबल से देखेंगे, ये आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू है। और जब क्रिटिकल रीजन में हम जो भी वैल्यू लिखेंगे वो टेबुलेटेड वैल्यू, मतलब टेबल से, जो टेबल मैंने पहले बनाया था उसमें वैल्यू थी, वहां से हम वैल्यू जब सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा 1.28। ठीक है, मैंने पहले जो टेबल लिखा था उसमें से हमने जी की वैल्यू जो है वो सिलेक्ट कर ली है, 1.28 आ गया आपके पास। अब आपके पास क्या आ गया, लास्ट 6th स्टेप है आपके पास, कंक्लूजन या रिजल्ट, जो भी है, कंक्लूजन लिखने हैं या रिजल्ट लिखने हैं या जो भी करें। ठीक है, अब इसमें आपने बताना है कि आपका एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है। तो ये जी था। ठीक है, तो हम इसका एक ग्राफ में ग्राफ बना के देख लेते हैं। ग्राफ बनाया, यहाँ पे आपका 0 लाई करता है, तो आपने क्या करना है, 1.28 1.28 ये, ठीक है, टेबल वाली वैल्यू लिख दी हमने। ठीक है, टेबुलेटेड वैल्यू लिखी। अब ये जो आपने कैलकुलेटेड किया, आपने वो चेक करनी है कि वो कहाँ पे, खुद जो कैलकुलेट किया वो चेक करें कहाँ पे लाई कर दिया। ठीक है, तो 1.29 यहाँ पे लाई करेगा, 1.29 उससे आगे। ठीक है, तो हमने तो जो है ये वाला एरिया जो है फाइंड करना, अगर इसके दरम्यान में लाई करता फिर हम क्या करते, एक्सेप्ट कर लेते। लेकिन अब हमारी क्या है, वैल्यू जो है वो क्रिटिकल रीजन में लाई कर रही है। ठीक है, उससे ग्रेटर आ गया ना, हमारी तो है 1.28, 1.29 में लगे। या 1 मिनट रुकें, शायद नहीं, वो हाइपोथेसिस कहाँ गया हमारा, एच नॉट ग्रेटर देन का साइन। एक सेकंड, मैं बता चेक करके बता। अच्छा, आपका क्रिटिकल रीजन में लाई कर रहा था वहाँ, जहाँ पे 1.28 है और 1.29 है। ठीक है, तो वो आपका क्रिटिकल रीजन में लाई कर रहा था। ठीक है, इसलिए अब आपने क्या है कि आपका जो है, आप इसकी पूरी स्टेटमेंट आपने लिखनी होती है कि z इज इक्वल टू 1.29 है और कैलकुलेटेड वैल्यू z इज 1.29 फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन या रिजेक्शन रीजन लिखते हैं आप लोग। ठीक है, one calculated value falls in the rejection region, so we reject or null hypothesis। ठीक है,
इसमें आपने पूरी स्टेटमेंट लिखनी है कि आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो कहाँ लाई कर रही है, वो क्रिटिकल रीजन में, रिजेक्शन रीजन में लाई कर रही है, इसलिए हम अपना जो है वो नल हाइपोथेसिस हम क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, यही सेम क्वेश्चन अगर आपके पास हो और आपके पास जो है वो सिग्मा ना हो, ठीक है, सिग्मा आपके पास यहाँ पे अभी सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 70 था, ठीक है, अगर आपके पास सिग्मा नहीं है और आपने क्या करना है, आपको एस गिवन है, ठीक है, एस सैंपल वाला, पॉपुलेशन का वेरिएंस आपको गिवन था ना, तो अगर सैंपल का वेरिएंस गिवन होगा तो फिर आपने क्या करना है, इसी के अंदर आपने क्या कर देना है, सिग्मा और अंडर रूट एन की जगह एस बाय अंडर रूट एन कर देना, ठीक है, ये मतलब दो पार्ट्स आपके हो गए कि जब आपको सिग्मा नोन होगा और जब सिग्मा अननोन होगा। जब सिग्मा नोन होगा पॉपुलेशन का तो आपने सिग्मा और अंडर रूट एन करना है, तो जब पॉपुलेशन का वेरिएंस आपको अननोन होगा तो फिर आपने एस वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, क्योंकि वो सैंपल से अब हम वेरिएंस लेंगे, वो लेके और आपका पास ये फॉर्मूला बन जाएगा और आप इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। इसी की अभी एक और एग्जांपल करते हैं हम ताकि clear हो। आपके पास है मार्क्स क्वेश्चन है, नॉर्मली वो कह रहे हैं आपका जो भी डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद मीन आपके पास है, मीन इज इक्वल टू 25 एंड अ रैंडम सैंपल ऑफ 36 स्टूडेंट्स। अब वो कह रहे हैं कि सैंपल उन्होंने लिया है n इज इक्वल टू 36 स्टूडेंट्स का एंड स्टूडेंट शोड एन एवरेज मार्क्स ऑफ 27, और अब सैंपल के अंदर से जो उन्होंने एवरेज फाइंड किया है, एवरेज मीन फाइंड किया आपने, एक्स बार फाइंड किया है, वो आपके पास आया है 27, और साथ ही आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आया है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास है 5। व्हाट कंक्लूजन शुड वी ड्रॉ, ठीक है, और आपको ये चीजें गिवन है, साथ में आपको कह रहे हैं कि आपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है। सिंपल आपके पास फर्स्ट स्टेप क्या होगा, अब इसमें उन्होंने कोई आपको ना ग्रेटर देन ना लेस देन कुछ भी नहीं कहा हुआ, तो कुछ भी नहीं जब कहा हुआ तो आपने सिंपल जो है हाइपोथेसिस इक्वल टू का बनाना है, एच नॉट ऑफ म्यू इज इक्वल टू 25 एंड एच वन इसका ऑपोजिट क्या होगा, म्यू इज नॉट इक्वल टू 25, किया गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप आपका क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा, अल्फा आपको नहीं गिवन, आप जब नहीं गिवन होता है तो हम मोस्टली जो है वो 5% एरर रखते हैं, ठीक है, तो वो आपका क्या आ जाएगा 0.05। दोबारा ज्वाइन करें फिर हम ये क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करते हैं।